Hello guys, I'm Bhavishya and I'm back again with our new video and a new topic, basic rules of REST accelerator. So let's start. So basic rules about REST एक्सेलरेटर. इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि REST एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है. मतलब कि जो हमारी प्लेंटिव की हार्डशिपनेस है उसको खत्म करता है REST एक्सेलरेटर. और इसमें हमारा जो प्लेंटिव होगा वो एक तरीके से इनोसेंट माना जाएगा. इनोसेंट से हमारे यहाँ पे कि मतलब हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, मतलब कि जो हमारी प्लेंटिव की सारी हार्डशिपनेस होगी और प्लेंटिव को जो बर्डन ऑफ प्रूफ देना पड़ता है कोर्ट में, वो सब चीज को खत्म कर दिया जाएगा. ये होता है हमारे रेस्ट एक्सेलरेटर. तो अब इसके हम बेसिक रूल्स को जानेंगे कि जो हमारा प्लेंटिव है वो इस मैक्सिमम को लगाने से पहले तीन बेसिक रूल्स को, मतलब जो मैंने तीन बेसिक मेन पॉइंट्स निकाले उनको फॉलो करेगा, मतलब उन पूरे तीनों को फुलफिल कर देगा, तब रेस्ट एक्सेलरेटर की मैक्सिमम अप्लाई होगी. तो सबसे पहले हम जानते हैं बिफोर क्लेमिंग का थॉट, वही सब चीज मैंने आपको बताया. अगर प्लेंटिव को फ्यू रिक्वायरमेंट जो मैंने तीन निकाले तब उसको कंपनसेशन मिलेगा. अगर इन तीन रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, फुलफिल कर देगा, तो वो कंपनसेशन के लिए लायबल होगा प्लेंटिव. तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? द इवेंट दैट कॉज इंजरी टू द प्लेंटिव डज नॉट अकर अनलेस समवन हैज एक्टेड नेग्लिजेंटली. मतलब कि जो इवेंट होगा, जो कॉज होगी प्लेंटिव को, वो तब तक अकर नहीं होगी जब तक कोई दूसरा जो हमारा डिफेंडेंट है वो एक एक्ट जो है नेग्लिजेंटली नहीं करेगा. मतलब जो हमारे डिफेंडेंट ने अगर नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं करा तो ये इवेंट, मतलब जो उसको अगर प्लेंटिव को फिर भी इंजरीज हो जाती है बिना उसके नेग्लिजेंट काम करे, तो रेस्ट एक्सेलरेटर के लिए लायबल नहीं होगा प्लेंटिव हमारा. अगर यही हमारा जो डिफेंडेंट है वो नेग्लिजेंटली एक्ट करता है तो प्लेंटिव लायबल होता है रेस्ट एक्सेलरेटर के मैक्सिमम को अप्लाई करने के लिए. तो सेकंड हमारा पॉइंट क्या है? द एविडेंस एड्यूस रूल्स आउट ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द प्लेंटिव और थर्ड पार्टी. मतलब कि जो हमारा प्लेंटिव होगा उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को निकाला जाएगा, सब कुछ करा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि भाई प्लेंटिव की तो कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, प्लेंटिव बाहर था ना सारी पॉसिबिलिटी से, सारे एड्यूस रूल से, सारे नियम कायदों से बाहर था ना. एड्यूस मतलब कि जोड़े गए नियम कायदे कानून, मतलब कि उन सब चीजों से प्लेंटिव तो लायबल कहीं जुड़ नहीं रहा ना नेग्लिजेंस करते हुए. कहीं प्लेंटिव भी नेग्लिजेंस कर रहा हो और वो रेस्ट इस पर लिक्विडेटर लगा रहा है फिर भी कि भाई मेरे को बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं देना पड़ेगा. लेकिन अगर प्लेंटिव इन चीजों से बाहर है, उसकी सारी पॉसिबिलिटी और उसका सारा फॉल्ट नहीं दिया है, जो भी एक्ट हुआ है, तो उसके अंदर रेस्ट इस पर लिक्विडेटर प्लेंटिव लायबल होता है वो इस मैक्सिमम को लगाने के लिए. तो थर्ड हमारा पॉइंट क्या है? देयर इज अ ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ द डिफेंडेंट टुवर्ड्स द प्लेंटिव व्हिच ही ब्रीच. और थर्ड हमारा पॉइंट क्या है? अगर हमारे डिफेंडेंट ने जो ड्यूटी ऑफ केयर होती है दूसरे बंदे के लिए, प्लेंटिव के लिए, वो ब्रीच कर देता है, तब हमारा प्लेंटिव लायबल होता है रेस्ट इस पर लिक्विडेटर के लिए. ये तीन मेन बेसिक रूल्स हैं. सबसे आसान है भाई तीसरा पॉइंट, जो सबसे आसान है कि भाई अगर डिफेंडेंट ने अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है, मतलब ब्रीच ऑफ केयर करी है प्लेंटिव के खिलाफ, तो प्लेंटिव हमारा लायबल होगा. दूसरी बात, भाई प्लेंटिव ने तो कोई नेग्लिजेंस नहीं करी, प्लेंटिव के तो नियम कायदे कानून तो वो अपने था ना, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज आउट थी ना उस चीज से. ये दूसरा पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भैया जो प्लेंटिव होगा हमारा डज नॉट अकर अनलेस समवन हैज एक्टेड नेग्लिजेंटली. भाई जब तक डिफेंडेंट को नेग्लिजेंस नहीं करेगा तब तक हमारा प्लेंटिव लायबल नहीं होगा इस मैक्सिम को लेने के लिए. ये तीन मेन पॉइंट हो गए जो रेस्ट इस पर लिक्विडेटर को हम कोर्ट में लगा सकते हैं. इस मैक्सिम को हम अपने केस में तब लगा सकते हैं जब ये तीन फुलफिलमेंट उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी. तो इसका हम केस पढ़ते हैं, द बैरन वर्सेस बोर्डल 1863. ये इस पूरे टॉपिक का एक लैंडमार्क केस है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अभी ध्यान से पढ़ना. द प्लेंटिव वाज अ पासर बाय इन द स्ट्रीट इन विच डिफेंडेंट वाज मेंटेनिंग द वेयरहाउस. जो हमारा प्लेंटिव है वो एक स्ट्रीट से निकलने वाला पासर है और वहीं पे जो हमारे इसके अंदर डिफेंडेंट है वो एक वेयर हाउस को मेंटेन करता है. ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट व्हेन द प्लेंटिव वाज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, जिस दिन इंसिडेंट हुआ, जब हमारा प्लेंटिव जो स्ट्रीट से पास कर रहा था, अ बैरल ऑफ फ्लोर रोल्ड फ्रॉम द डोर्स ऑफ द वेयर हाउस एंड फेल ऑन द प्लेंटिव. एक बैरल ऑफ फ्लोर जो होता है वो रोल्ड होके प्लेंटिव के ऊपर गिर जाता है. द प्लेंटिव रिसीव्ड इंजरीज. ये बैरल ऑफ फ्लोर कहां से गिरता है? वेयर हाउस से गिरता है डिफेंडेंट के उसके ऊपर. द प्लेंटिव रिसीव्ड इंजरी, जिससे प्लेंटिव को इंजरीज हो जाती हैं. द प्लेंटिव सूड द डिफेंडेंट फॉर द डैमेजेस. और हमारे जो प्लेंटिव है वो डैमेजेस के लिए क्लेम करता है. जैसे अगर आपने मेरी इसकी पिछली वीडियो देखी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई मेरे ऊपर गमला गिर जाता है, वही आप यहाँ पे
डोर्स, ओ यहाँ पे आप इसको बैरल ऑफ फ्लोर्स को भी वही समझ लो एक तरीके से। भाई ऐसे कहा गमला गिर गया, मैं नीचे से स्ट्रीट से जा रहा था, मेरे ऊपर गमला गिर गया, एकदम भाई प्लेंटिफ की गलती थोड़ी है, डिफेंडेंट घर मेंटेन कर रहा है, डिफेंडेंट के घर से मेरे ऊपर गमला गिरा है, मेरी गलती थोड़ी, मैं तो वहां से पासर था, खाली निकल रहा था, वही चीज यहाँ पे तुम्हारा प्लेंटिफ है, वही पासर था और स्ट्रीट पासर था, वो निकल रहा था, उसके ऊपर बैरल ऑफ फ्लोर गिर गया जिससे उसे इंजरीज हुई और प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया। तो यहाँ पे हमारा कोर्ट डिसीजन क्या आता है कोर्ट का, द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट द थिंग्स ऑफ द प्लेस incident that the floor and the barrel in the street and the floor of the body of the injured, मतलब कि जो हमारे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, उससे हमारे बैरल ऑफ फ्लोर उसके ऊपर गिरा, तो उसके वही खुद से बैरल ऑफ फ्लोर जो उसके घर से गिरा, वेयर हाउस से प्लेंटिफ के ऊपर गिरा, वही खुद ही बता रहा है कि भैया इसमें डिफेंडेंट लायबल है, प्लेंटिफ लायबल नहीं है। वही चीज आगे लिखी है, themselves speaks to it the fact of the incident and the liability of the defendant, मतलब यही चीज उसके बैरल ऑफ द फ्लोर जो है यही पूरे इंसिडेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि भैया इसमें प्लेंटिफ जो है वो इनोसेंट है, इसमें प्लेंटिफ की गलती है ही नहीं, ना प्लेंटिफ ने कोई नेग्लिजेंस करी, ना प्लेंटिफ ने कुछ करा, ना प्लेंटिफ यहाँ पे कहीं गलत है, बट प्लेंटिफ तो फिर पासर था ना, ये चीज। द डिफेंडेंट वो डायरेक्टेड टू पे द कंपनसेशन टू द प्लेंटिफ, और यहाँ पे जो हमारा डिफेंडेंट है उसको डायरेक्ट करा गया कि भाई जो इस प्लेंटिफ का कंपनसेशन बनते हैं सारे उसे दिए दी जाए। ये होता है हमारा बैरन वर्सेस बोर्डल केस। तो बहुत आसान सा केस था, वही अगर मेरे आप सिंपल यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको गमले का एग्जांपल समझाया था, जिसमें हमारे प्लेंटिफ की कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना, उसमें हम इस मैक्सिम को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक दूसरा केस भी पढ़ते हैं हम, ये इंडियन केस है, यही चांदनी चौक का है, दिल्ली का, पढ़ते इसके अंदर क्या है, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती 1966। इसमें क्या हुआ था, एक क्लॉक टावर था which belongs to the municipal corporation, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को बिलोंग करता था, वो सिचुएटेड इन द मेन बाजार ऑफ द चांदनी चौक, वो चांदनी चौक के मेन बाजार में सिचुएटेड था। इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली कॉर्पोरेशन, वो भाई दिल्ली कॉर्पोरेशन के अंडर आता था वो क्लॉक टावर। अ नंबर ऑफ पर्सन डाइड ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ दैट टावर, भाई वो टावर गिर गया और बहुत जने मर गए, ठीक है। तो इसके अंदर लायबल कैसी कॉर्पोरेशन देखते हैं, द नॉर्मल लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, the normal life of the structure could be 40 to 45 years but it was 80 years old। जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की लाइफ होती है वो 40 से 45 साल होती है, लेकिन उस क्लॉक टावर को 80 साल हो गए थे, नॉर्मल लाइफ से भी बहुत ज्यादा ऊपर। तो आफ्टर इट्स नॉर्मल लाइफ टाइम दिल्ली कॉर्पोरेशन डिड नॉट टेक प्रॉपर स्टेप टू कॉज इंजरी टू द पासर्स बाय। उसकी नॉर्मल लाइफ पार होने के बाद भी जो दिल्ली कॉर्पोरेशन थी उन्हें प्रॉपर स्टेप नहीं लिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं ली उस टावर को मेंटेन करने में। भाई ठीक है, चलो उसकी नॉर्मल लाइफ से ज्यादा टावर चल रहा था, अच्छी बात है, हमारी बहुत टाइम चलता रहा, मैं तो कह रहा हूँ चलता रहता, लेकिन उसकी प्रिकॉशंस पूरी नहीं ली दिल्ली कॉर्पोरेशन, उसे प्रॉपर मेंटेन नहीं करा, जिसकी वजह से वो टावर गिर गया और बहुत सारे जने मर गए। तो यहाँ पे कोर्ट का क्या डिसीजन आता था, कोर्ट हेल्ड दैट द कोलैप्स ऑफ द टावर इटसेल्फ इज स्पीकिंग अबाउट द नेग्लिजेंस ऑफ द म्युनिसिपल अथॉरिटीज। तो भैया यहाँ पे कोलैप्स हुआ था हमारे इसका, हमारे टावर का जो कोलैप्स हुआ, जो खुद में ही बता रहा है कि यहाँ पे दिल्ली कॉर्पोरेशन की नेग्लिजेंस है, यही रेस्ट इस पर लेकर के पूरा मेन है। यहाँ पे जो हमारा इंसिडेंट है वो खुद ही बताना चाहिए कि इसके अंदर खुद ही बताना चाहिए कि नेग्लिजेंस हुई है डिफेंडेंट के उससे, प्लेंटिफ कहीं लायबल नहीं है। Hence, the defendant were held liable since they could not prove the absence of negligence on their part। और इसमें जो हमारा डिफेंडेंट था वो लायबल हुआ और वो अपनी नेग्लिजेंस को प्रूव भी नहीं कर पाया कि भैया हमारी जो हमने नेग्लिजेंस करा वो किस वजह से करा, क्या बाय चांस क्या गलती थी, इस वजह से जो डिफेंडेंट था वो लायबल और उन्हें कंपनसेशन देना पड़ा, मतलब जो भी कोर्ट ने उन्हें आगे करने को बोला, कंपनसेट करो उन लोगों को या कुछ भी करो, ये चीज ये होता है मेरा रेस इस पर लिक्विडेटर। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और हमारा नेग्लिजेंस ऑफ टॉट यहीं पे फिनिश होता है। So if you like my video, subscribe our channel and press the bell icon। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप हमें नीचे दिए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।